सारे स्टूडेंट्स आ गए। क्लास 6 के स्टूडेंट, क्योंकि आज अपने क्लास 6 में एसएसटी का ज्योग्राफी पोर्शन है वो शुरू करने वाले हैं। तो क्लास 6 में सबसे पहले जो अपने को सीबीएसई सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक मिला है वो आवर अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर को समझने के लिए अपने जो फॉर्मूला है कि एक छोटे से फॉर्मूले से पूरा चैप्टर जो है पूरा लेसन जो है समझ में आ जाए। इस प्रकार का कोई मंत्र या इस प्रकार का कोई सेंटेंस या इस प्रकार का कोई वर्ड क्या हो सकता है। जैसे इसमें लिखा है मोतीचूर का लड्डू फूटना, तो लड्डू की स्टोरी से हम सारा चैप्टर सीख जाएंगे। दूसरा, लड्डू बड़ा है, बिग है। शुरू में फूटने से पहले बिग था, फूटा, बैंग हुआ, धमाका हुआ, उसके कई टुकड़े हुए, कोई बड़ा टुकड़ा, कोई छोटा टुकड़ा, कोई। तो अपने क्या है कि बिग से बड़े टुकड़े से छोटे टुकड़े की स्टडी कर लेंगे इस स्टोरी से। बड़ा टुकड़ा क्या हुआ? यूनिवर्स, ब्रह्मांड, इसकी रचना कैसे हुई? इसकी रचना वही बात है, लड्डू फूटा तो गैस, धूल और इस प्रकार के जो कुछ मेटल्स, गैस, धूल के कण एकदम गुब्बारे की तरह से। जब भी कोई बिल्डिंग टूटती है या कोई भयंकर धमाका होता है तो जिस प्रकार से गैस, बादल के धुएं उठते हैं, उसी प्रकार से एक, मतलब यूँ समझिए कि बहुत बड़ा पटाखा छूटा, बहुत बड़ा, जो दिवाली वगैरह और बम वगैरह चलाते हैं, मतलब वो फूटा और एक गुबार निकला। ये कैसे हुआ? यूनिवर्स, बिग बैंग। मतलब कोई छोटा मोटा धमाका नहीं हुआ, बिग हुआ। बैंग का मतलब धमाका। कोई गाने वाले भी आते हैं फिल्मों में, करते हैं ना वो, बैंग बैंग बैंग, धमाका धमाका धमाका। तो इस प्रकार से एक बिग बैंग थ्योरी साइंटिस्टों ने दी। उसके हिसाब से शुरू के अंदर जो यूनिवर्स है, इन वर्ड ऑफ स्टार्टिंग, इट वॉज ए वेरी वेरी स्मॉलेस्ट एंड वेरी वेरी ग्रेविटेशनल थिंग, जो नाखून के अगले हिस्से के बराबर, लेकिन उसको कोई भी उठा नहीं सकता, इतनी ग्रेविटी थी उसकी, इतना भारी था वो, कोई भी चीज जिसमें बिग बैंग हुआ। तो हम कह सकते हैं कि यदि इसको अपने हिंदू पुराणों के हिसाब से जोड़ें तो हिंदू पुराणों में जैसे लिखा है ना कि लॉर्ड शिव के मन में आया कि अब सृष्टि का निर्माण किया जाए, मतलब बिग बैंग किया जाए, धमाका किया जाए, और ये गैलेक्सियाँ, नेबुले, स्टार्स, सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स, ये सब बने और इसके ऊपर आदमी का निवास हो, सृष्टि का निर्माण हो। तो इस प्रकार से एक बड़ी चीज में धमाका होता है और एक बड़ी चीज बनती है यूनिवर्स, बिग बैंग। अब आप क्वेश्चन कर सकते हो कि कब हुआ ये, कितने साल पहले हुआ? 13.7 बिलियन ईयर्स अगो ये बिग बैंग की घटना हुई। तो निश्चित रूप से बिग बैंग की घटना होती है या कोई लड्डू टूटता है तो कुछ तो इस तरह से, ये बूंदी है जैसे, कोई बड़ा टुकड़ा बन गया, कोई छोटा टुकड़ा बन गया, इस तरह से बूंदी का एक, इस तरह से और भी छोटा, एक कोई और भी बड़ा रह गया, इस तरह से। और कई जगह के आगे शुगर, आटा,
इस तरह से बिखर गए। बात तो धमाके की है ना, बैंग की है। ये हुआ बिग बैंग, और एक हाई ग्रेविटेशन कोई चीज है वो टूटी और ये स्पेस बना और ये मोतीचूर का लड्डू टूट गया। अब जो टुकड़े, जो जिस टुकड़े में बूंदी आपस में है अभी, पूरी तरह से एक एक बूंदी अलग नहीं हुई। वो जो टुकड़े थे जिनमें बूंदी पड़ी है 100-200 इस तरह से लगी हुई, ये इस तरह से मतलब इमेजिन करो, स्टोरी है। इन टुकड़ों को जिसके अंदर ज्यादा मात्रा है, स्टार्स, बूंदी को कहेंगे स्टार्स, पहले कहेंगे नेबुली, फिर स्टार्स बन गए। तो जो ये बड़े वाला जो टुकड़ा है ये गैलेक्सी कहलाए। क्या कहलाए? ये एक गैलेक्सी, ये दूसरी गैलेक्सी, ये तीसरी गैलेक्सी, ये गैलेक्सी, ये सारा यूनिवर्स है, उसमें गैलेक्सी है। अच्छा, अपने वाली जो बूंदी है, स्टार है, जिस गैलेक्सी में है उस गैलेक्सी का, यानी अपनी गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे। मिल्की वे, अपनी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे। अब आप बड़ी चीज है छोटी चीज की ओर जा रहे हो, आपने यूनिवर्स बना दिया है, गैलेक्सी भी बहुत सारी बना दी है आपने, मतलब बड़ा टुकड़ा एक लड्डू का जगह जगह बिखर गए, बड़े बड़े टुकड़े इस तरह से। इसके बीच में मान लो ये समझिए आटा, कोई मैदा, कोई घी, कोई शुगर, ये इधर उधर बीच बीच में बिखरी पड़ी। अब जो अपनी गैलेक्सी है मिल्की वे, अब इसमें आ जाते हैं अपने वाले में। इसमें भी कुछ गुबार इस तरह से धूल के, इस तरह से गैस के गुबार जो इकट्ठे नहीं हुए थे, फैले हुए थे एक आंधी की तरह से, तो इन गुबारों को नेबुली कहा गया। इन गुबारों को नेबुली कहा गया। जो गैस धूल है वो इकट्ठी नहीं हुई थी, तब तक इन स्ट्रक्चर्स को नेबुली कहा गया। और नेबुली जो एकदम से सॉलिडिफाई हो गई, थोड़ा पास में आने लगा, ग्रेविटेशन फोर्स से, गैस से, धूल के कण पास में आने लगे, तब ये जो नेबुली है ये बन गया स्टार। और स्टार का मतलब है कि एनर्जी पैदा करना, लाइट पैदा करना, लाइट फेंकना। हाइड्रोजन हीलियम बनती है तो हाइड्रोजन बम का विस्फोट होता है वहां, और लाइट निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो इस तरह का काम नेबुली में होने लग गया। तब उस स्ट्रक्चर को, नेबुली को हमने स्टार कहना शुरू कर दिया। ये स्टार। अब क्वेश्चन ये आता है कि अपनी मिल्की वे के अंदर अपने स्टार का क्या नाम है? जो धरती के सबसे नजदीक है वो अपना हुआ, जो सबसे नजदीक है धरती के वो अपना हुआ। तो अपना स्टार कौन सा हुआ? ये अपनी बूंदी है, मान लो यहाँ ये मिल्की वे है, ये अपनी बूंदी है। स्टार है जो धरती के सबसे नजदीक है, उसको कहा गया, ये कहते हैं सन। दूसरा जो कोई और बूंदी होगी यहाँ पर, पहला तो नजदीक ये हो गया, फिर धरती के दूसरा नजदीक स्टार कौन सा हुआ? दूसरा स्टार हुआ प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा का मतलब ही क्या होता है? नियर। नियर तो जो नजदीक सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी स्टार है, वो दूसरा नजदीक का स्टार है। लेकिन अपने को तो अपने स्टार से मतलब है, इसका जो सिस्टम है,
उसको सोलर सिस्टम कहा गया, सन सिस्टम कहा गया। अब उसकी स्टडी करते हैं हमने। वैसे ये जो सोलर सिस्टम है ये कॉन्स्टेलेशन और जोडियाक के अंदर है। अब प्रश्न ये आ जाता है कि कॉन्स्टेलेशन और जोडियाक इसका क्या मतलब है? कॉन्स्टेलेशन का मतलब है ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स एक महत्वपूर्ण कॉन्स्टेलेशन का अपने वर्णन करते हैं, उर्सा मेजर। सप्तऋषि मंडल, 7 ऋषियों के नाम है, 7 तारे हैं, उनके नाम दे दिए गए 7 ऋषियों के नाम से, तो सप्तऋषि मंडल हो गया। उसको उर्सा मेजर कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है उर्सा मेजर का, सप्तऋषि मंडल का? ये एक पोल स्टार है, एक ये जो फिक्स है, इसकी सीध में 2 स्टार और रेक्टेंगुलर बना दो इस तरह से, और इसके इधर एक लाइन में लीनियर में 3 स्टार। ये उर्सा मेजर बन गया 7 स्टार। और ये पोल स्टार के 7 स्टार चारों तरफ चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन ये जो 2 स्टार हैं पहचान के लिए, रात को नाइट में दिखेंगे तारे, तो इसके पहचान के लिए देख सकते हो कि ये जो 2 तारे हैं इस लाइन की सीध में है। इस तरह से नेविगेटर्स जो होते थे, शिप चलाते थे इतने बड़े समुद्र के अंदर, पहले चलो दिन में सन से दिशा ज्ञान कर लेते थे, डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट। रात को तो परेशानी हो जाती थी ना, तो रात को वो नॉर्थ स्टार से डायरेक्शन लेते थे नेविगेटर। 2 स्टार की जो सीध में जो जा रहा है, इंडिकेटिंग स्टार भी कहते हैं इसको, दिशा इंडिकेट करता है। पोल स्टार भी कहते हैं, ये इधर पोल पर है। नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। 3 नाम बता दिए मैंने इसको, जिसे दिशा ज्ञान होता है। अपने जब हिंदुओं के अंदर क्या है, फेरे वगैरह होते हैं, तो पंडित का एक रिचुअल्स होता है, तो वो दूल्हा दुल्हन को एक रिचुअल्स होता है, उसमें बोला जाता है कि नॉर्थ की तरफ देखिए, पोल स्टार की तरफ देखो, तो वो इस तरह से एक इशारा करते हैं, तो देखा हुआ माना जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि जो फेरे कराता है वो पंडित, वो उसका ये मानना है कि नॉर्थ स्टार देखा आपने तो आपकी जो शादी है वो स्थायी रहे, परमानेंट रहे, स्टैटिक रहे। जैसे कि नॉर्थ स्टार है, ये इसकी जगह यही है और हिलता नहीं है, तो शादी भी आपकी इस तरह से स्टैटिक रहे। तो ये एक कॉन्स्टेलेशन है, एक बताया, बहुत सारे कॉन्स्टेलेशन है। उसमें जो 12 टाइप के कॉन्स्टेलेशन है उनको अपने जोडाइक भी कहते हैं। ये 12 को थोड़ा अलग क्यों कर दिया गया और उनका नाम अलग, जोडाइक कॉन्स्टेलेशंस का नाम जोडाइक क्यों रखा? इसलिए रखा कि मान लो ओरियन, ये आपका एक्वारिस, इस तरह से, मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 9 एक्वारिस, 11 पिसीज, मछली की तरह से, इस तरह से ये पिसीज मछली की तरह से। तो ये एक राउंड के अंदर कॉन्स्टेलेशन है। इस प्रकार से एक इसका राउंड ग्राफिक बनता है कॉन्स्टेलेशंस का, वो अलग है उर्सा मेजर। तो इस प्रकार से क्या है कि ये इनको जो जानवरों से या किसी चीज़ से समानता है, तीर कमान से, बो एंड एरो से समानता है, तो वो लोग ओरियन, लियो, शेर से समानता है, तो वो लोग लियो। इस प्रकार के स्टार्स के ग्रुप को जो जानवरों से या किसी थिंग से स्टोरी शक्ल शेप मिलती है, उसको एक अलग ग्रुप बना दिया गया
जो राउंड राउंड में रहता है सन के राउंड ग्राफिक में, ऐसे कॉन्स्टेलेशंस को जोडियाक बोल दिया गया। आगे समझ में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टेलेशन एंड जोडियाक? है जोडियाक कॉन्स्टेलेशन ही, लेकिन एक राउंड ग्राफिक में होने के कारण इसका नाम बदल गया, जोडियाक बोल दिया। ओके, अब अपने सोलर सिस्टम पर आते हैं। सन, ये अपनी गैलेक्सी है, इसके ये सन बनाया साइड के अंदर, ये सन। अब अपने सन पर आ जाते हैं। अपना जो सन है, ये एनर्जी दे रहा है, प्रकाश खुद पैदा करता है, इसलिए इसको स्टार कहा गया, उसका नाम हुआ सन। इसके किनारे पर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण क्या है कि साइंटिस्ट यहाँ पर आदमी वगैरह को नहीं भेजते। मंगल, मून, अन्य प्लैनेट्स पर काफ़ी कोशिश हो रही है। मून पर तो आदमी चला भी गया कि मंगल पर भी उतर जाए, लेकिन सन पर आदमी भेजने की कोई कोशिश नहीं करता। क्यों? 6000 डिग्री टेम्परेचर है भाई, कैसे भेजें आदमी को वहां पर? खुद लाइट पैदा करता है, खुद एनर्जी पैदा करता है, स्टार है। अब इस स्टार के, ये तो बाहर का टेम्परेचर 600, अंदर तो पता नहीं कितने मिलियंस डिग्री टेम्परेचर है अंदर, कितने हाइड्रोजन बॉम्ब फूट रहे हैं इसके अंदर। इसकी जो चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, वो हैं 8 प्लैनेट। 4 इनर सर्कल में है, 4 आउटर सर्कल में। तो पहले इनर सर्कल वालों की बात कर लेते हैं। तो इनर सर्कल का जो एक राउंड सन के चारों तरफ प्लैनेट होता है, वो 1 ईयर कहलाता है। जैसे धरती का अर्थ का 1 ईयर कब पूरा होता है कि 365 डेज में, 365.66 आवर्स भी होते हैं, उसको बाद में बताएंगे। ये मरकरी है, सबसे नजदीक का प्लैनेट जो सन के है मरकरी। रोमन देवता के नाम से, रोमन गॉड था मरकरी, उसके नाम से नजदीक है, जल्दी से चक्कर निकाल लेता है 88 डेज में। तो सबसे नजदीक जो है मरकरी है, उसका ईयर 88 डेज का है। धरती दूर है इसलिए 365 डेज है। दूर जाते रहोगे तो उनके ईयर के अंदर डेज बढ़ते जाएंगे। एक चक्कर में टाइम लगता है, ज़्यादा दूर होंगे ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके बाद में जो दूसरा जो आता है आपका वीनस, सुंदरता यानी गॉड ऑफ ब्यूटी, यह भी एक देवी का नाम, ग्रीक देवी का नाम वीनस, सुंदरता की देवी। वीनस तारे की, तारा नहीं है, गलत बोल दिया मैंने, प्लैनेट। हाँ, प्लैनेट और स्टार में फर्क क्या है भाई? प्लैनेट तो उधारी की रोशनी लेते हैं, खुद की रोशनी नहीं। अपनी धरती के ऊपर ऐसा कोई विस्फोट हो रहा है क्या जो एनर्जी पैदा कर रहा है और बाहर फेंक रहा है अंतरिक्ष में? नहीं है ना। अपने तो रोशनी लेते हैं सूरज से, सूर्य से, सन से, स्टार से। तो जो खुद रोशनी पैदा, लाइट खुद पैदा कर रहा है, जो एनर्जी पैदा कर रहा है, वो स्टार होता है। तो उससे तो ये जो प्लैनेट हैं वो उधारी लेते हैं। कहने का मतलब है कि जो सेल्फ लाइट प्रोड्यूसिंग नहीं हो, दूसरों से लेते हैं, वो प्लैनेट कहलाते हैं।
और दूसरी बात, प्लानेट जो है वो तारे के चारों तरफ चक्कर काटते हैं कि हमें रोशनी मिलती रहे। वीनस, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। भोर का था मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सबसे चमकने वाला स्टार है तो प्लानेट, लेकिन क्वेश्चन में पूछ लेते हैं चमकने वाला ये वो। तो मॉर्निंग प्लानेट ऐसे बोलने से ज़्यादा समझ में आए। मॉर्निंग प्लानेट बोलते हैं, व्यवहार में बोलते रहते हैं स्टार। इवनिंग प्लानेट सबसे ब्राइटेस्ट प्लानेट। और अर्थ का ट्विन, अर्थ का जुड़वा एक साथ। क्यों कि इस वीनस की साइज और अपने अर्थ की साइज एक सी है। ये जो अर्थ वाली जो डायमीटर है वो और वीनस का डायमीटर लगभग एक सा है, इसलिए ट्विन स्टार भी कह देते हैं इसको, ट्विन प्लैनेट भी कह देते हैं इसको, वीनस को। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पर जीवन की संभावना नहीं है। नज़दीक है सूरज के तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है इसका। अपनी एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला प्लैनेट, बाकी 7 जो है क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। एक ऐसा है अजूबा, अपवाद, कि वो किली के अपनी एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। वो भी कौन है? वीनस। ऐसा कौन सा है? जैसे अपने जो अर्थ प्लैनेट है वो अपनी एक्सिस के क्लॉकवाइज घूमकर कितने टाइम में घूम लेता है? 24 आवर्स में, एक दिन एक रात में घूम लेता है अपनी एक्सिस पर। यानी इसका दिन रात छोटा है अर्थ का, और ईयर बड़ा है। 365 रिवॉल्व करता है चारों तरफ सन के, 365 डेज। लेकिन वीनस एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो अपनी किली के धीरे धीरे घूमता है इस तरह से, लेकिन सूरज के चारों तरफ उसका ईयर जो है जल्दी पूरा हो जाता है, और एक्सिस पर गया है, आलस से घूमता रहता है धीरे धीरे धीरे। तो जिसका ईयर उसके दिन रात से छोटा है वो भी क्या है? वीनस। इसके बाद में आइए अपना अर्थ। ज्योग्राफी में सारी अर्थ का डिस्क्रिप्शन अपने धीरे धीरे एक एक करके बाद में पढ़ते रहेंगे। लेकिन अर्थ का रिवॉल्यूशन है, ईयर का टाइम क्या है? 365 डेज, और 6 आवर्स भी। ये 6 आवर्स जो है, आप बोलोगे कि ये कहाँ गए? कैलेंडर में तो 365 ही है। हर चौथे साल 24 एक डे हो जाता है, और उस चौथे साल में 29 फरवरी होती है। 29 फरवरी ये सन कैलेंडर है। 29 फरवरी सन कैलेंडर में आएगी। क्वेश्चन पूछ लेगा, सन 29 फरवरी कौन से कैलेंडर में आएगी? लूनर यानी चंद्रमा के कैलेंडर में, मून के कैलेंडर में, या सन के कैलेंडर में, या गैलेक्सी के कैलेंडर में, या इसमें से कोई नहीं? ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा। तो सन कैलेंडर में जो 6 घंटे हैं उसका एक दिन बना दिया जाता है, और 29 फरवरी डिक्लेयर कर दी जाती है। इसी जिसमें 366 डेज होते हैं उसको ही आप लोग लीप ईयर कहते हो। लीप ईयर, इसको लीप ईयर कहते हो आप। इसके बाद में मंगल, प्लैनेट ऑफ वार, गॉड ऑफ वार इसका नाम है। रेड कलर का है, लाल रंग का प्लैनेट मंगल। इसके 2 मुंह हैं, फोइबोस और डाइनोस।
और बहुत शॉर्ट डायनोस, 2 मून है इसके। ये जो मंगल है, गॉड ऑफ वार, क्या ये वार लड़ता है क्या? अरे नहीं, ज्योतिष के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये मानते हैं कि जिस किसी में भी क्या है कि एक लड़ने की खुरक होती है, जिसमें वायलेंस होता है, जो 1 मिनट में क्या खून खराबा करने को तैयार रहता है, जिसको दया भावना कम आती है, वो जो लोग होते हैं वो उनके होरोस्कोप में वो मंगल से प्रभावित होते हैं। तो इस तरह के लोग ही क्या है कि सेना में भर्ती होते हैं, इस तरह के लोग ही पुलिस में जाते हैं ज्योतिष के हिसाब से। लेकिन अपने तो एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ के ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आता है कि गॉड ऑफ वार कौन से प्लानेट को बोलते हैं, लिख देना। मून, मार्स, मंगल, 2 प्लानेट हैं इसके। ये इनर सर्कल 4 का इनर सर्कल पूरा हो गया अपना। इसके बाद में सबसे बड़ा प्लानेट आ रहा है जुपिटर। आपको अचंभा होगा कि इसके चारों तरफ इसके कितने मून हैं, कितने सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट 79। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये जो मिनी सोलर सिस्टम है जुपिटर का, ग्रेविटी सबसे ज़्यादा, साइज में सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा मून जुपिटर। ये गैस से फुल ऑफ गैस, नॉट सॉलिड। अब जो अपने पढ़ेंगे वो सारे गैस ऐसे होंगे। दूसरा सैटर्न, आउटर में, दूसरा सैटर्न आउटर सर्कल में। सैटर्न के चारों तरफ जो है एक उसके सैटर्न के इक्वेटर में एक रिंग होती है, जो बर्फ के टुकड़े से आइसी रिंग होती है, जो आइस के कारण के चमकती है दूर से, अपने ये टेलीस्कोप वगैरह में दिखता है ये आइस। ये भी खूब मून रखता है, खूब रखता है, 62 सैटर्न रखता है। ये भी गैसियस पिंड है। तो आउटर के जो चारों होंगे, आपको पूछ सकता है इस तरह से कि कौन से प्लैनेट गैसियस हैं, A B C D 3, एक गैसियस दे देगा, इनर वाले तो दे देगा, कोई भी पूछ लेगा बताइए। तो आउटर का कोई नाम आ जाए तो वो गैसियस प्लैनेट होंगे। अब क्या है कि यूरेनस, इसके भी खूब मून है, 27 मून है इसके यूरेनस, और इसको गॉड ऑफ स्काई कहते हैं। गॉड ऑफ स्काई कौन सा है, बोलो यूरेनस। इसके बाद में नेपच्यून, आखिरी और 8वां, इसको गॉड ऑफ सी कहते हैं। पहले वाले को तो आसमान में भेज दिया यूरेनस को, और फिर अपने नेपच्यून को समुद्र में ले आए, सी में ले आए, गॉड ऑफ सी नेपच्यून। इसके भी मून है कितने, 14। इस प्रकार से ये प्लैनेट्स की 8 की जो रिवॉल्विंग है उनका, वो मैंने आपको बताया। अब अपना आ जाता है एस्टेरॉइड्स। ये जो बाहर के 4 हैं और अंदर के 4 हैं, इनके बीच में मैंने शुरू में अपने जो लड्डू को बिखेरा था, बैंग करवाया था, धमाका कराया था लड्डू वाला, तो उसमें बताया था कि कुछ शुगर के टुकड़े हैं, कुछ आटे के टुकड़े हैं, कुछ आधी टूटी बूंदी है, कुछ घी का है, इस तरह से ऑयल का है।
तो वो टुकड़े जो है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर वो कहाँ से रहते हैं, वो भी सूरज के चारों तरफ चक्कर काटने, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं इस प्रकार से। वो टुकड़े यहाँ सेट हो गए। बृहस्पति के ज्यादा गुरुत्वाकर्षण, ज्यादा ग्रेविटी के कारण ये टुकड़े सारे बृहस्पति ने खींच लिए अपनी तरफ कि आप धरती की तरफ मत जाओ, वहां जाओगे तो तबाही मचाओगे। तो ये बृहस्पति के पास मंगल और बृहस्पति के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में ये टुकड़े घूम रहे हैं। इन टुकड़ों को क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड्स। इन टुकड़ों को ही कहते हैं एस्टेरॉइड्स। धातु मलबे यानी स्क्रैप, ये प्लैनेट्स के स्क्रैप कहलाते हैं एस्टेरॉइड्स। तो जुपिटर गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या है कि ये एक रिंग बन गई है। अब कई बार ऐसा होता है कि जुपिटर के बस में नहीं रहता कोई टुकड़ा, वो धरती की तरफ आ जाता है इस तरह से, ये इधर आ जाता है। ये धरती में गिरेगा तो नुकसान ही करेगा, आग लगाएगा, धरती को हिला देगा। लेकिन धरती की खास बात ये है कि इसका अपना एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर होने के कारण क्या है कि ये वहीं आसमान में फ्रिक्शन के कारण ये जो एस्टेरॉइड है वो जल जाएगा। तो धरती की तरफ आ रहा है, उसको उस समय उसको मेटर भी कहते हैं, मेटर, MET और मेटर। तो ये मेटर आ रहा होता है तो वो वहीं जल जाता है, वो उसको शूटिंग स्टार कहते हैं। कई बार बोलते हैं ना कि मन्नत पूरी हो जाती है शूटिंग स्टार को देखने से। तो हमें क्या है, सबसे बढ़िया नंबर से हम पास हो जाए, मन्नत मांग लेना, पास हो जाओगे। ऐसे पास नहीं होगे, याद करना पड़ेगा, एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तो मजाक है शूटिंग स्टार। तो इस मीटियर को शूटिंग स्टार भी कहते हैं। ये शूटिंग स्टार बाय द वे इतना बड़ा है कि फ्रिक्शन से वो बर्न ही नहीं हुआ, जला ही नहीं। देन व्हाट विल बी हैपन, क्या होगा? धरती के ऊपर आगे गिर जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ऐसा हुआ है क्या? हाँ हुआ है। यूएस के एरिजोना प्रांत के अंदर एक खड्डा हुआ है, एक क्रैटर बन गया इस तरह से खड्डा, वो झील बन गई है पानी की खड्डे में। और तो और अपने इंडिया में भी हुआ है। महाराष्ट्र में जो लोनार डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक लोनार झील है, वहाँ एक सैटेलाइट नीचे आ गया। तो उसको जब नीचे गिर जाता है मीटर, तो उसको मीटियोराइट्स कहते हैं, नाम बदल जाता है बस। तो मीटर और मीटियोराइट्स में क्या डिफरेंस है कि मीटियोराइट्स सिर पर अपने गिर जाता है और मीटर जो है वो आसमान में जलकर खत्म हो जाता है। दोनों एस्टेरॉइड्स ही इस तरह से। तो मैं समझता हूँ कि सोलर सिस्टम आपको याद हो गया होगा, जैसे 4 अंदर, 4 बाहर, एक्सटर्नल और आउटर प्लैनेट्स। क्रिकेट में फील्डिंग नहीं जिताते क्या इस तरह, 4 खिलाड़ी अंदर रहेंगे, बाकी जो बाहर रहेंगे, इस प्रकार से ये सोलर सिस्टम की फील्डिंग हो गई। ये एक फील्डिंग हो गई। तो प्लैनेट जो है किसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं? प्लैनेट तो जो है सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। तो कोई प्लैनेट के भी तो कोई चारों तरफ चक्कर काटता होगा, काटते हैं, उनको सैटेलाइट्स कहते हैं, उनको कलीग भी कहा जाता है, साथी भी कहा जाता है। कलीग, सैटेलाइट की शाब्दिक अर्थ या वर्ड मीनिंग क्या है सैटेलाइट का? कलीग। ये मान लो अर्थ है, तो अपना तो अर्थ, अपनी अर्थ का तो एक ही सैटेलाइट है ना, एक ही सैटेलाइट है। वो कौन सा है? मून। ये प्लैनेट के चारों तरफ जो चक्कर काटते हैं, अराउंड रिवॉल्विंग जो इनका पाथ है, उसको क्या कहते हैं? मून या सैटेलाइट। ये जो सैटेलाइट है, ये
मून अपना एक, जुपिटर और सैटर्न यूरेनस इनकी तरह से कई मून होने चाहिए थे, तो उसमें फिर क्या अंधेरा नहीं होता, नाइट को लाइट ही लाइट रहती होती। लेकिन ऊपर वाले ने अर्थ को एक मून दिया कि 15 दिन आप लाइट का मजा लो और 15 दिन 15 डेज आप अंधेरे का, डार्क का मजा लो। तो जो अमावस्या होती है, अमावस्या, उसमें क्या होता है कि ये जो सैटेलाइट मून है ये बिल्कुल गायब हो जाता है, वैनिंग, कंप्लीट वैनिंग, अमावस्या को दिखता ही नहीं है। और फिर अमावस्या के बाद में जो एकम आती है, जो अगला डे होता है, उस नाइट को ये थोड़ा सा मून दिखता है, उसको न्यू मून कहते हैं अपने। ये थोड़ा सा दिखता है इस प्रकार से, दूसरे दिन बड़ा दिख जाता है, तीसरे दिन और बड़ा हो जाता है, चौथे दिन इतना हो गया, पांचवें दिन इतना हो गया, और 8 डे के बाद में इतना दिखेगा, आधा दिख जाएगा 8th डे पर। ये वैक्सिंग हो गई, ये वैक्सिंग हो गई। वैक्सिंग मीन्स आप वैक्स को मोम कहते हैं ना, चमकीला, कि इस प्रकार से आप मोम लगाते जा रहे हो। और पूर्णिमा आएगी, फुल मून, पूरा वैक्स हो जाएगा, फुल मून। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फुल मून एंड न्यू मून? अमावस्या, पूर्णिमा। ये मून जो है अर्थ के चारों तरफ कितने दिन में चक्कर लगा लेता है? एक मंथ में इसका मून का जो चक्कर है 27 डे और लगभग 8 घंटे के 8 आवर्स होता है। तो एक चक्कर का मतलब होता है एक ईयर। तो ये 12 महीने हो जाएंगे, 27 इंटू 12, 27.8 इंटू 12, ये एक ईयर। तो निश्चित तौर से तो 365 डेज से तो कम हो गए ना, ये लगभग 360 दिन हुए, ये 365 दिन पॉइंट 8। तो ये जो कम लूनर, अपने जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो अलग अलग रिलीजन्स में जो कैलेंडर बनाए, जैसे क्राइस्ट के अंदर क्या है, सन से कैलेंडर बना, ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जो सन के चारों तरफ एक साल पूरा कर ले, प्लानिट के हिसाब से बना दिया 365 डे। और जो लूनर कैलेंडर, लूनर मीन्स मून, लूनर कैलेंडर है, उसमें जो है 365 डेज से कम हो, क्योंकि ये महीने ही पूरा 27 डेज का कम हो गए ना ये। तो जो हिंदुओं में जो विक्रम संवत चलता है, उसमें क्या है कि लीप ईयर की तरह से व्यवस्था की गई कि जो 3 ये जो डेज है एक्स्ट्रा, उसका एक मंथ बना दिया जाए पूरा हर तीसरे साल। तो हिंदू कैलेंडर, विक्रम संवत कैलेंडर में जो लीप ईयर है उसके अंदर 13 मंथ होते हैं, वो कमी पूर्ति हो जाती है 13 मंथ से। इससे क्या होता है कि अपना जो फेस्टिवल्स हैं, होली, दिवाली, जो भी आप, रक्षाबंधन, माता के नवरात्रे, गणेश चतुर्थी, जो भी अपने मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, फंक्शन करते हैं, वो उसी सीजन में आ जाते हैं। दिवाली हमेशा अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक में, हमेशा सीजन वही रहता है। 13 मंथ कर दिए जाने के कारण, ऐसी व्यवस्था कर दिए जाने के कारण विक्रम कैलेंडर में अपने। लेकिन ये क्या है कि जो मोमडन्स का कैलेंडर है, ईजरी कैलेंडर,
उसमें ये व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ दिक्कत होती है। क्यों? इनके जो रोज़े हैं, मोहम्मदन्स के जो रोज़े हैं, वो 10 डेज इस प्रकार से क्या है कि आगे सरकते रहते हैं, पीछे पीछे एक तरफ सरकते रहते हैं। 10 डेज। तो कभी क्या है कि बरसात में आते हैं ये इनके उपवास मोहम्मदन्स के, कभी क्या है कि इनके घनी सर्दी में आते हैं, कभी क्या है घनी गर्मी में आते हैं। तो लूनर कैलेंडर में सीजन के हिसाब से फंक्शन सेलिब्रेट नहीं कर पाते आप। ये मून की सैटेलाइट की व्यवस्था बताई मैंने, सैटेलाइट्स। वैसे जो सैटेलाइट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे मार्स के, इनके सारे जो सैटेलाइट्स हैं लगभग 160 बैठते हैं, 160 टेम्परेचर है। अपना जो सैटेलाइट है मून, इसके ऊपर टेम्परेचर जो -120 या +120, जो सूर्य से रोशनी आती है, सन से रोशनी आती है, तो 120 डिग्री, 120 डिग्री। और जब सूर्य से रोशनी नहीं रहती है तो माइनस। वहाँ रात को आदमी कैसे रह सकता है, दिन में कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता ना। ये टेम्परेचर वेरिएशन इतना क्यों है? क्यों? एटमॉस्फेयर भी, गर्मी सीधी पड़ती है, पूरी की पूरी पड़ती है, एटमॉस्फेयर बीच में कुछ नहीं करता है ही नहीं, क्या करेगा? तो इसलिए क्या है, मून के ऊपर लाइफ इज इम्पॉसिबल ऑन मून। तो कुछ बातें अपने सैटेलाइट के बारे में देखी। सैटेलाइट क्या है, प्लैनेट क्या है, सन क्या, स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, इसमें डिफरेंस क्या है। और जब इक्लिप्स, कई बार देखा होगा पूर्णिमा को कई बार चंद्रमा कुछ आधा एक तरह से ब्लैक सा दिखता है, वो एक सीध में आ जाते हैं। सन, अर्थ और मून 180 डिग्री पर आ जाते हैं, 180 डिग्री पर आ जाते हैं। तो ये अमावस्या को घटित होती है। ये कब घटित होती है? मून बीच में आ गया, ये अमावस्या को मून, तो मून इधर से जो रोशनी आएगी वो ऊपर से आएगी, जो बीच में कुछ काला नजर आएगा, तो इसको क्या कहते हैं? इक्लिप्स। तो मून जो सैटेलाइट का इक्लिप्स है वो अमावस्या को कैसे आएगा भाई? क्वेश्चन करो। मैंने बोला कि मून का जो इक्लिप्स है वो अमावस्या को आएगा। कैसे आएगा? अभी तो मैंने बोला था वैनिंग में कि अमावस्या को बिल्कुल वैन हो जाता है, चंद्रमा दिखता ही नहीं, तो हर अमावस्या में ग्रहण होगा क्या? मैं कहने का मतलब है कि मैंने गलत बताया, आप सही करो इसको। तो लूनर जो इक्लिप्स है वो कब होगा? पूर्णिमा के, पूरा फुल मून होगा, तभी तो उसमें से कुछ कटेगा, अंधेरा होगा, काला दिखाई देगा। तो पूर्णिमा को जब फुल वैक्स्ड होता है उस समय लूनर इक्लिप्स आएगा। अब आइए आप कॉमेट्स वही बात है जो मैंने बताया था कि बिग बैंग के अंदर क्या है, कुछ टुकड़े वगैरह हैं और वो इधर उधर प्लैनेट का जो स्क्रैप था वो इधर उधर हो गया था, कुछ तो एस्टेरॉयड में आ गए, कुछ क्या है कि और भी स्पेस में पड़े रहे, और कभी कभी क्या है वो जो टुकड़े हैं वो सन के ग्रेविटी में आ गए, तो सन के चारों तरफ घूमने लगे, जैसे एस्टेरॉयड घूम रहे थे जुपिटर और मार्स के बीच में। तो कुछ ऐसे टुकड़े थे तो दूर थे, लेकिन वो सन के अट्रैक्शन में थे। तो इस प्रकार का जो तारा है वो कॉमेट कहलाता है। हेली ने सबसे पहले ये देखा था 19
1886 में हेली ने सबसे पहले कोमेट, ये जब ये मान लो सन है और ये तारा इधर से आ रहा है इधर, तो जब सन के नज़दीक आएगा तो इस कोमेट में से क्या है, एक पूंछ से निकल जाती है इस प्रकार से, तो इसको पुच्छल तारा भी कहते हैं। धूमकेतु हिंदी में, इंग्लिश में कोमेट। बहुत सारे कोमेट्स हैं। एक कोमेट हेली ने देखा था 1986 में, ये 76 प्लस 76 ये 2062 में फिर से दिखाई देगा। ये 76 के बाद में ये इस तरह से घूमता और 76 ईयर लगाएगा इस तरह से, फिर आ जाएगा ये। कुछ तारे धूमकेतु को कहते हैं ना कि अपशकुन होता है, अपशकुन होता है देखने से। ये रिलीजियस मान्यता है, ज्योग्राफी से इस बात को कोई लेना देना नहीं। मून पर सबसे पहले कौन उतरा था? सबसे पहले आदमी उतरने वाला था अमेरिकन, जो अपोलो 11 यान से गया था, व्हीकल से गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तीन अंतरिक्ष यात्री थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले उतरा मून पर, दूसरा उसके बाद में एल्ड्रिन था शायद, और एक क्या है मून के चारों तरफ निगाह रख रहा था, घूम रहा था, वो उतरा ही नहीं। तो सबसे पहले उतरने वाला आदमी था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब? 21 जुलाई 1969। 21 जुलाई 1969 को सबसे पहला आदमी था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो धरती पर पैर रखा जिसने। तो अपना कहने का मतलब है कि देखिए, अपने मोतीचूर लड्डू को तोड़कर एक बैंक बना धमाका करके उस लड्डू का बड़ी चीज से छोटी चीज कोमेट तक आ गए। यूनिवर्स, गैलेक्सीज, नेबुली, स्टार, कॉन्स्टेलेशन, जोडाइक, सोलर सिस्टम, 8 इनर प्लानेट, आउटर प्लानेट, और इनर और आउटर सर्कल के बीच में एस्टेरॉइड्स और मेटेराइट्स, एस्टेरॉइड कैसे बन गए, और उसके लास्ट में अपने फिर सैटेलाइट्स देखे, 160 के लगभग सैटेलाइट्स हैं, और उसके लास्ट में कोमेट देखा आपने, कोमेट। अगला जो टॉपिक मिलेगा उस पर चर्चा करेंगे। इसको आप याद रखें मोतीचूर के लड्डू फूटने से। थैंक यू।